अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का 5वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जिनको हमको समझना पड़ता है ताकि जो है आगे चल के ईजी हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, पूरी टॉपिक समझ में आए। इस वीडियो में हम लोग ज़्यादातर थर्मोडायनेमिक्स और उसके कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर धीरे धीरे हम इन डिटेल चलते जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ें तो थर्मोडायनेमिक्स को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स को डिफ़ाइन किया जाता है एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस के जो डील करती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है ना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया हीट एनर्जी या फिर वर्क एनर्जी। इस तरह से जो अलग अलग एनर्जीज़ हैं उनके ऊपर इनको ये डील करते हैं हम इस थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच में। उसके अलावा इनके बीच का रिलेशन, ठीक है ना, एनर्जीज़ के जो बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर थर्मोडायनेमिक्स का हम लिटरल वर्ड मीनिंग देखेंगे तो हमको मिलता है फ्लो ऑफ हीट, मतलब हीट एनर्जी का फ्लो। थर्मो माने हीट, डायनेमिक्स माने फ्लो। ठीक है, चेंजेस आना। तो ये होता है इसका लिटरल मीनिंग। तो ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग स्टडी करते हैं और उनके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन बनाते हैं। ठीक है ना, कैसा रिलेशन, ये जो रिलेशन हमने बताया ये कैसा रिलेशन होगा, ये क्वांटिटेटिव होगा, मतलब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थर्मोडायनेमिक्स। अब चलते हैं थर्मोडायनेमिक टर्म्स पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमको जानना ज़रूरी है जिसकी वजह से हमको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में आसानी होगी। तो सबसे पहला जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक टर्म है वो आता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग नाम से कुछ वाज़े हो रहा होगा, कुछ एक्सप्लेनेशन मिल रही होगी। सिस्टम का मतलब होता है वो चीज़ जिसमें हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है ना, कोई भी प्रोसेस या एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम। और सराउंडिंग जो होता है उसके अराउंड जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, अराउंड इन्वायरमेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग, उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ये कंटेनर है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर ले लिया और इसको हम बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, इस वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। तो ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा, ऑब्वियस बात है। तो हमारे लिए ये जो कंटेनर है ये क्या हो गया, ये एक सिस्टम हो गया। ठीक है, और इसके अराउंड जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो क्या होंगी, सराउंडिंग्स हो जाएंगी। ठीक है ना, या फिर और भी एग्जांपल जाएँ, जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, हम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये जो टेस्ट ट्यूब हो गया हमारा, ये सिस्टम हो गया। बाकी जो लैब है और जो बाकी सारी चीज़ें बच रही हैं वो क्या हो जाएगी, सराउंडिंग हो जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड कर दें, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को हम क्या करें, ऐड कर दें, दोनों को एक साथ कंसिडर करें, तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये यूनिवर्स के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, मतलब दोनों मिल के क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। तो एक सिस्टम जो है छोटी सी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है, जैसे हम वो डिपेंड करता है कि हम किसको सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, और बाकी उसके जो रिमेनिंग पार्ट रहता है उसको सराउंडिंग बोलते हैं, और दोनों को जोड़ देंगे तो हम पूरा यूनिवर्स कंसिडर कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब जो सिस्टम होता है ये कई टाइप्स का होता है। ठीक है ना, एनर्जी और मैटर के एक्सचेंज के बेसिस पे हमारे पास जो सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला जो होता है वो हमारे पास होता है ओपन सिस्टम। देन उसके बाद हमारे पास दूसरा वाला जो होता है वो होता है क्लोज्ड सिस्टम। देन हमारे पास जो तीसरा होता है वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। मैटर एंड एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। कैसे, आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें कोई लिक्विड ली। फॉर एग्जांपल हमने मान लेते हैं इसमें हमने ले लिया इसमें C2H5OH, एक एल्कोहल ले लिया। ठीक है, इथेनॉल इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, अब हमने इसको क्या किया, हीट कर दिया। हीट किया तो ये क्या होगा, ये वेपोराइज होगा। ठीक है, तो अब इस सिस्टम से, अब ये टेस्ट ट्यूब जो है हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। इस सिस्टम से क्या हो रहा है, हमारे पास ये वेपर फॉर्म में मैटर भी निकल रहा है
और साथ ही साथ हम इसको हीट कर रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब भी हीट हो रहा है, तो यहाँ से एनर्जी का भी लॉस हो रहा है, ठीक है ना। यानी हीट होने के बाद उसकी एनर्जी बाहर निकलेगी, तो यहाँ पर दोनों चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का भी और एनर्जी का भी। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों चीज़ क्या हो, एक्सचेंज हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक कंटेनर था, एक यूटेंसिल था, ठीक है। इसमें हमने वाटर लिया हुआ था, इसको हम क्या कर रहे थे, बॉयल कर रहे थे, ठीक है। जब हम बॉयल करेंगे तो वाटर क्या होगा, वेपोराइज होगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक लीड रख दिया, ढक्कन रख दिया, ठीक है। ढक्कन रखने से क्या होगा कि जो वेपर फॉर्म में वाटर ऊपर जा रहा था ये इसके लिड के ऊपर जाके फिर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा और वापस से फिर इसी के अंदर गिर जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो यूटेंसिल है ये क्या होगा, ये हीट हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि अंदर की एनर्जी बाहर आ रही होगी, तो यहाँ पर हीट का एक्सचेंज हो रहा है, या हीट कह लें, या फिर इसी को हम लोग दूसरा फॉर्म क्या कहते हैं, एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये ऐसा सिस्टम, क्लोज सिस्टम हम डिफ़ाइन करते हैं ऐसे सिस्टम से जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एनर्जी का एक्सचेंज हो, ना कि मैटर का। देन इसके बाद हमारा जो तीसरा सिस्टम आता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें से ना तो मैटर का ट्रांसफ़र हो, ना एनर्जी का ट्रांसफ़र हो या एक्सचेंज हो, ठीक है। ये एकदम कम्प्लीटली आइसोलेटेड रहता है, ठीक है। अंदर कुछ भी प्रोसेस चल रही है उससे कोई मतलब नहीं, ना तो मैटर का एक्सचेंज होगा, ना ही हमारा एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ठीक है। इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है एक थर्मोस, ठीक है, जो एक थर्मस जो हम लोग देसी हिंदी में बोलते हैं थर्मस, ठीक है। एक बॉटल जैसा आता है ना, उसके अंदर हम लोग गर्म पानी रख दें या ठंडा पानी रख दें तो क्या होता है, वो हमेशा बहुत देर तक गर्म रहता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें से ना मैटर निकल रहा होता है, ना अंदर से एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा होता है। दोनों चीज़ें क्या रहती हैं, कम्प्लीटली ब्लॉक रहती हैं, इसीलिए बहुत देर तक ठंडा भी रहता है और बहुत देर तक पानी अगर गर्म रखेंगे तो गर्म रहेगा, बहुत ठंडा पानी रखेंगे तो बहुत देर तक ठंडा पानी रहता है। तो ये हो जाता है हमारा क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में दोनों चीज़ें, मैटर एनर्जी एक्सचेंज, क्लोज सिस्टम में एनर्जी का सिर्फ एक्सचेंज, और आइसोलेटेड सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ दोनों चीज़ें जो होंगी क्या होंगी, बंद रहेंगी, मतलब दोनों एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब बात करें दूसरे थर्मोडायनेमिक टर्म की, तो जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है कि सिस्टम की स्टेट कैसी होगी, यानी कि उसकी कंडीशन क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम मान लेते हैं जिसमें कोई प्रोसेस हो रही है, कोई XYZ प्रोसेस मान लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रही होगी ये किस कंडीशन पर हो रही होगी, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसी मेजरेबल कंडीशंस होंगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। ये सारी कंडीशंस क्या हैं, मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। P माने प्रेशर है, ठीक, T माने टेम्परेचर है, और V माने वॉल्यूम है। तो जिस कंडीशन पर कोई भी प्रोसेस हो रही हो किसी सिस्टम में, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। और इस स्टेट को हम लोग जिन क्वांटिटीज़ से नापते हैं, यानी जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह हो गया, इन क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। यानी कि ये ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज हो सकती है, या फिर ऐसे बोलें तो इनको अगर हम चेंज करेंगे तो सिस्टम चेंज हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर चेंज करें, प्रेशर चेंज करें, वॉल्यूम चेंज करें तो स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हो जाएगा, यानी प्रोसेस अलग तरह से होने लगेगी, ये प्रोसेस में चेंजेस आएगा। तो वो क्वांटिटीज़ जो इस तरह का चेंज लाएँ किसी सिस्टम में, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेट वेरिएबल्स। उनको हम लोग कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो तीसरा थर्मोडायनेमिक टर्म होता है वो होता है पाथ और स्टेट फंक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेट फंक्शन, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे पाथ फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन, अब स्टेट फंक्शन क्या होता है, जैसे स्टेट ऑफ द सिस्टम को हम कौन डिफाइन करता है, स्टेट वेरिएबल्स, उसी तरह से हमारा जो स्टेट फंक्शन होता है वो भी एक ऐसा फंक्शन होता है, ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि सिस्टम के चेंज होने पर डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई
ये मान लेते हैं यहाँ पर ये स्टेट 1 था, ठीक है, फर्स्ट स्टेट पे था। कोई भी जैसे मान लें P1 टेम्परेचर, V1 वॉल्यूम, T1 टेम्परेचर, इस तरह से प्रेशर P1, ठीक है, कंडीशन थी। अब ये प्रोसेस इसको स्टेट वेरिएबल को चेंज किया तो हमारा जो प्रोसेस था वो स्टेट 2 पे चला गया, मतलब उसकी स्टेट चेंज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर P2 मान लेते हैं, वॉल्यूम V2 मान लेते हैं और टेम्परेचर T2 मान लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज हुए तो वो फंक्शन जो कि डिपेंड करे किस पर, स्टेट ऑफ द सिस्टम पर, ना कि पाथ टेकन पर। मतलब अब ये जो चेंज हुए हैं, ये जो वेरिएबल्स चेंज हुए हैं, ये किस पाथ से गए इससे मतलब नहीं, कहाँ पर पहुँचे हैं इससे मतलब है। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। यानी कि ऐसे समझिए तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें P1 प्रेशर की, तो यहाँ पर पिस्टन लगा के किया, ठीक है, यहाँ पर पिस्टन लगा के किया, यहाँ कोई मशीन लगा कर प्रेशर चेंज किया, ठीक है। फिलहाल यहाँ पिस्टन किया, यहाँ पे मान लेते हैं हमने वैक्यूम लगा के, वैक्यूम का पंप जो आता है उसको लगा के चेंज किया। तो दोनों जगह अलग अलग मेथड से किया गया, इससे कोई मतलब नहीं, खाली मतलब किससे है हमको, P1 और P2 से। तो इस तरह का फंक्शन जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करे, ठीक है ना, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करे, उस फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या, उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेट फंक्शन, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारा प्रेशर जो होता है ये एक स्टेट फंक्शन है। इसी तरह से टेम्परेचर जो होता है ये भी एक स्टेट फंक्शन है। इसी तरह से वॉल्यूम भी हमारा स्टेट फंक्शन है। और अगर हम बात करें तो इंटरनल एनर्जी भी हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन है। इसी तरह से अगर हम और देखें तो एक टर्म आता है थर्मोडायनेमिक में, इंथैल्पी, ये भी क्या है, हमारा स्टेट फंक्शन है। साथ ही साथ एंट्रोपी भी क्या चीज़ है, स्टेट फंक्शन। ये सब हम लोग, ये सारे जितने भी टर्म्स हम देख रहे हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, आगे चैप्टर में हम लोग इन डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से फ्री एनर्जी भी होती है, ये भी क्या है, कि स्टेट फंक्शन है। मतलब ये सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो किस पर डिपेंड कर रही हैं, फाइनल और इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या जिसको हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी बोल देते हैं, ईजी, ठीक है ना, मोल्स नहीं बोलते, नंबर ऑफ मोल, 1 मोल 2 मोल, वो। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ होती हैं, ये शुरू में सिस्टम कहाँ था, जाके कहाँ पहुँचा, मतलब फाइनल स्टेट में कहाँ पहुँचा, इस पर डिपेंड करें, ना कि कैसे गया इस पर नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने अगला बताया था क्या, पाथ फंक्शन, ठीक है। तो पाथ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो किस पर डिपेंड करता है, पाथ टेकन पर डिपेंड करता है, मतलब कैसे वहाँ पहुँचा, ठीक है ना। किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन पाथ टेकन, डिपेंड अपॉन पाथ टेकन। स्टेट फंक्शन डिपेंड अपॉन स्टेट, ठीक है ना, डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। तो पाथ फंक्शन में अगर हम बात करें तो कैसा पाथ लिया उस पर डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर एक टावर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका घर है, ठीक है, बीच में यहाँ एक और टावर है, इधर एक और टावर, इधर एक और टावर। तो ये जो इस तरह से चला, यहाँ चला, फिर यहाँ गया, तब आपके घर पहुँचा, ठीक। तो पाथ फंक्शन किस पर डिपेंड करेगा, ये जो पाथ इसने लिया है या चूज़ किया है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। डायरेक्टली भी चाहे तो आ सकता था, तो डायरेक्ट पाथ फंक्शन हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थ्रू आ रहा है, तो ये पाथ पहले यहाँ से यहाँ, इसको ए मान लें, बी मान लें, सी मान लें, डी, और ये फिर ई। तो पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो डिपेंड करती हैं किस पर, कि आपने पाथ कैसा लिया, ठीक है। उनको हम लोग बोलते हैं पाथ फंक्शन, ठीक। इसमें जो है इन जनरल अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें वर्क का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अगर आपने जूनियर क्लासेस में वर्क पढ़ा होगा तो हम लोग कैसे उसको डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। अब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको वहाँ पे डायरेक्शनल चाहिए, ठीक है। तो हमको यहाँ से यहाँ अलग वर्क मिलेगा, यहाँ से यहाँ अलग वर्क मिलेगा, यहाँ से यहाँ अलग वर्क मिलेगा, यहाँ से यहाँ पे अलग वर्क मिलेगा, ठीक है। तो हमको पूरे वर्क को कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो क्या होगा, एक पाथ फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लें, और अभी हमने बताया भी इलेक्ट्रिसिटी भी जो होती है क्या होती है, पाथ फंक्शन होती है, पाथ पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसी तरह से हीट एक जो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये भी क्या होती है, डिपेंड करती है किस पर, पाथ पे। तो कैसा पाथ हमने लिया है, ठीक है ना। तो ये था हमारा
पाथ फंक्शन। तो इस वीडियो में हमने 4 थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स का बात की, 4 थर्मोडायनेमिक टर्म्स को एक्सप्लेन किया। अभी बहुत सारे और थर्मोडायनेमिक टर्म्स बचे हुए हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।